जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं के लिए गणित हिंदी माध्यम में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कक्षा 10 के पाठ 1 की प्रश्नावली होगी बहुविकल्पीय प्रश्न। आज इस प्रश्नावली में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार यूपी बोर्ड में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, तो इसलिए ये जो गणित है ये एनसीईआरटी बेस्ड न्यू गणित है, यानी नया गणित है जो कि राजीव प्रकाशन का है, जो हमने चला रखा है, जिसको इस चैनल पर हम आपको सभी गणित का सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस गणित में अब की बार बहुविकल्पीय प्रश्नावली भी ऐड करी गई है, जिससे आप अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, क्योंकि उसमें 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। ठीक है, 20 मार्क्स के। तो आपको इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नावली पर भी विशेष ध्यान देना है, और मेरा भी उद्देश्य इसको कराने का यही है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो है आपको समय से मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो तब इस वीडियो को आप लाइक कर देना। अभी नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखने के बाद लाइक करना है। ओके, चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें बोला है यदि 65 और 117 के HCF हो 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, मतलब इनमें से आपको बताना है कि m का मान क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको HCF वगैरह ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, और शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, मैं इन्हें आपको पिछली वीडियो के लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में जो बोला गया है वो बोला गया है कि 65 और 117 का जो HCF है, जिसे हम मैसे भी बोल देते हैं, वो 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब हम इसके बराबर रख देंगे उसको। ठीक है, तो m का मान बताइए, वहीं से आपका m का मान भी निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले 65 और 117 का HCF ज्ञात करना होगा। अब आप या तो गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कर लो, या फिर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी इसका मैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो प्रयोग करूँगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करूँगा। वो इसलिए करूँगा, यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीख पाएँ। ठीक है, हालांकि अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियो आपको देखनी होगी। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव है ये, यानी बहुविकल्पीय है, तो इसमें तो हमें मतलब विकल्प चुनना है, लेकिन हम विकल्प इसलिए अभी डायरेक्ट नहीं चुन सकते क्योंकि हमें तो पहले सोल्व करके देखना होगा ना कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें 117 और 65 का HCF ज्ञात करना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करेंगे। उसमें हम क्या करते थे, दो संख्या दिए तो हमें पहले हम बड़ी वाली को लिखते थे और उसके बराबर में 65 वाली को लिख देते, यानी छोटी वाली को। अब हम 65 से इसको देखेंगे कि ये कितनी बार कटेगा, जितनी बार कटेगा उसे इसके गुणा में लिख देंगे, और प्लस जितना शेष बचेगा उसे प्लस में लिख देंगे। तो 65 से 65 दूनी 130 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसलिए हम 65 एकम 65 ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा कुछ शेष भी बच रहा है, इसे हम देख लेते कितना शेष बचा। 117 में से 65 को घटाकर यहाँ पर आपका बचेगा 52, तो आपका 52 बचा शेष। ठीक है, फिर हमें क्या करते थे, इस वाले को यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर हम जो शेष है उससे इसको काटेंगे। तो 52 से हम इसको काटेंगे, तो 52 एकम 52, और शेष में आपका कितना बचा, 65 में से 52 गया तो 13 आपका शेष में बचा। फिर आपको 52 यहाँ पर उतारना है और आपको शेष से भाग देना है। तो 13 से 2 गया, आप 13 चौके 52, और शेष में बचा 0। जब आपका शेष में 0 बच जाए तो आपका HCF वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और HCF जो होता है वो होता है जिससे हमने लास्ट बार काटा था, ये वाली संख्या। तो यहाँ से आपका HCF निकल कर कितना आया, वो आया 13। ठीक है जी, आपका HCF 13 आ गया। देखो अब आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। तो अब इन्होंने बोला जो 65 और 117 का HCF है वो इनके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम
65m और -117 को किसके बराबर लिख सकते हैं? 13 के। इन्होंने खुद हमको ये क्या था दिया है, गिवन हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिया है इन्होंने। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, ये 65m है ना, तो हमें यहाँ से m का मान पता लग जाएगा। तो देखिए 65m बराबर 13, ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो 117 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से होगा आपका 65m बराबर 13 और 117 होगा आपका 130, और ये 6 जो है बटे में चले जाएगा इनके, 130/6, और इससे आप अब इनको काट दो तो आपका m का मान निकल के आ जाएगा। 6 एकम 6, और इसको काटो आप, कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12, एक इधर को जाएगा तो 10, लेकिन एक इधर को गया तो 10, और फिर 6 एकम 6, लेकिन ये इतनी बार नहीं आएगा। इसमें हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, सॉरी। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम ये 65 था, मैं तभी तो कह रहा कहाँ दिक्कत हुई। तो ये 65 है ना, उसको माफ़ी चाहूँगा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 65 से कट जाए, 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, तो m का मान आया 2 निकल कर, ठीक है। आपका m का मान आया 2, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, राइट, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, ठीक है, और a बराबर x की घात 5 y की घात 2 तथा b बराबर x की घात 3 y की घात 3 के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF ऑफ AB ज्ञात कीजिए। यानी हमें a बराबर दिया है आपको, देखिए इस सॉल्यूशन में इसका आपको a बराबर तो दिया है इन्होंने x की घात 5 और y की घात 2, ठीक है, और b बराबर दिया है आपको x की घात 3 y की घात 3, ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि HCF ऑफ AB है, यानी AB का HCF बताना है आपको कितना आएगा। अब देखिए आप XY से कंफ्यूज ना हो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो यदि आपके पास संख्या है 2 और 4, ठीक है, मैं बोलूँ आपसे कि HCF क्या आएगा इन दोनों संख्या का, आप निकालेंगे कि HCF हमेशा छोटी वाली संख्या ही रहता है ना। अगर अभाज्य संख्या है अलग अलग है तो एक आ जाता है उनका, ठीक है। हालांकि अब इनमें तो 2 HCF आएगा छोटी वाली, ठीक है। तो ऐसे ही इन दोनों में देखो आप, x की घात 5 y की घात 2 और x की घात 3 y की घात 3 में कि छोटी छोटी कौन सी संख्या है, तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे छोटा इन दोनों में y का x का देखें तो x की घात 3 बन रहा है, तो हम इनका HCF डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ले सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो x की घात 3 बनना है छोटा, और y की घात देखो कौन सा छोटा बनना है, ये 2, तो यहाँ पर y की घात हम 2 ले सकते हैं। तो HCF होगा इनका ये x की घात 3 y की घात 2। अब ये कौन से ऑप्शन में है, देखो ये x की घात 3 y की घात 2, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि अगर ये भी नहीं करना चाहते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें कि कैसे सॉल्यूशन करा है और कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहीं से इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, आपको प्रश्न नंबर 3 दिख गया होगा, ये आ गया होगा, यहाँ पर नोटबुक भी आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 3 को, इसमें बोला है यदि संख्याओं a और b का HCF 5 है, यानी a और b तो हमें 2 संख्या दी हैं, यदि उनका HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको 2 संख्या a और b दी हैं जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन इन्होंने दे दिया कि उनका HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तो आप a और b का गुणनफल बता दो कि कितना होगा। मैंने आपको सबसे पहले एक सूत्र लिखाया होगा पहले लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में है, वो जब हमने LCM और मतलब HCF की एक्सरसाइज हल की थी। मैं आपको बता देता हूँ उस सूत्र को, यानी वो जो रिलेशन होता है संख्या और HCF और LCM के बीच में, ठीक है, आप उसको याद रखना, वो बहुत काम आएगा। मैंने तब भी बताया था आपको, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे 10th के बाद या 12th के बाद, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो सूत्र है, जब भी हम 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF
और एलसीएम के गुणनफल की। समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे आपको दो संख्या दी है ना, ए और बी, उनका एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, उनका गुणनफल पूछा है, तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होगा ना, ए क्रॉस बी, और यही हमसे पूछा है गुणनफल। और मैंने बताया आपको एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ कितना दिया आपको 5 और एलसीएम दिया आपको 200, और यही इनका गुणनफल है, तो कर दो आप। तो कितना आया, 5 का 200 में गुना करोगे तो 1000। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 1000। यही आपका आंसर है। आप ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यदि आपकी समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और ऐसे ही आसान विधियों से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसका बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिल जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में आपको बोला है कि 22/7 माइनस का पाई है। अब आपको ऑप्शन में दिया कि 0 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या या एक प्राकृतिक संख्या। मैं बता दूं आपको, अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं, जो उनकी नॉलेज में है कि 22/7 जो है पाई का ही मान है, तो वो 22/7 से इसको पाई काट देंगे तो बोल देंगे 0 आ गया। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि आपको 22/7 और पाई का जो संबंध हम दर्शाते हैं ना कि पाई का मान 22/7, वो ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इसका वास्तविक रोल क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए पाई जो है ना, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वो क्यों है, वो इसलिए है बच्चों कि जो पाई का मान है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है, अशांत दशमलव है और रिपीट भी नहीं होता। अगर वो अशांत दशमलव होता, रिपीट हो जाता, तो वो परिमेय संख्या में बदल जाता, लेकिन वो कभी रुकता ही नहीं है, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आप जानते होंगे, पाई का मान हम अधिकतर 3.14 ले लेते हैं, है ना, 3.143 कुछ ऐसे करके ये चलता ही रहता है, हमेशा रुकता नहीं है। तो इसलिए हम जब भी पाई का मान रखते हैं ना, तो वो हम इतना ले लेते हैं 3.14, हम जहाँ भी कहीं यूज करते हैं। हालांकि ये तो और छोटा होता जा रहा है ना पॉइंटों में, तो इसलिए हम इसको महत्व ना देते हुए तो हम 3.14 ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, अब जब तुम इस 3.14 को देखोगे ना, तो ये लगभग 22/7 के बराबर बैठेगा, क्योंकि अब 7 में आप 22 का भाग दो, देखो 7 या 21, एक बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे आप 0 बढ़ जाएगी, तो 7 एकम 7 है ना, तो 3 बचा। अब 3 बचा तो पॉइंट लगा पड़ा, 0 बढ़ जाएगी, 7 चौके 28। आप देखोगे यहाँ से भी 3.14 आया, तो इसलिए हम इसको 22/7 मान लेते हैं कि पाई का मान भाई हम ले लेते हैं लगभग 22/7। वो पाई का मान ये नहीं है कि आप ऐसे रख दो 22/7, हमको मानना पड़ता है कि पाई लगभग बराबर है 22/7 के। ठीक है, ना कि एक्चुअल में 22/7 है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी ऐसा नहीं करना। अब आगे से आपकी समझ में आ गया होगा, पाई का मान हम है तो ये 3.14, ये और आगे को चलता रहता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, आगे से ऐसी गलती ना करें कि आप बिल्कुल मतलब 22/7 फिक्स मान के इसको 0 कर दें। अब लेकिन ये ऑप्शन होगा कौन सा फिर, अब ऑप्शन होगा क्या, देखो मैं आपको समझा चुका हूँ। जब अपरिमेय संख्या को मैंने सिद्ध कराया था आपको, तो उसमें मैंने बताया अगर अपरिमेय संख्या के साथ आपकी कोई भी संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, या वो गुणा में हो या भाग में हो, तो वो हमेशा रहेगी अपरिमेय संख्या ही। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, अपरिमेय संख्या के साथ इनका अंतर हो रहा है, यानी घट रही है, तो ये अब भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करना बनता है यार, कर दो। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। बहुविकल्प एक्सरसाइज है, मज़ा आ रहा होगा पूरा समझा करने में, मुझे तो समझाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को क्या बोला है। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न ना, जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे थे, वो पिछले वीडियो के लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। यदि आपके ये समझ में आ रहे हैं ना, तो आपके वो भी समझ में आ जाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, हमारे चैनल पर कुछ भी आपको फालतू मतलब बेकार की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी,
एकदम सॉलिड बताई जाएंगी। और इस चैनल पर आपको मैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी मैथ का हिंदी माध्यम में कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ फ्री में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ और वीडियो उनका मजा लो, मतलब सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे, आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा। चलिए हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बोला है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो देखिए ये तो 6a जो है इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 6a + 5 है ना, ये तो आपका एक गुणनफल के रूप में फिक्स है। लेकिन पहले तो ये शेषफल खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टार्ट होएगा 0 से स्टार्ट होएगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, कुल मिला के जो 6 है ये इससे छोटा ही रहेगा जो शेषफल रहेगा या नहीं। इससे बड़ा होते ही तो वो इसमें भाग जाएगा फिर एक बार और, तो इसलिए इससे छोटा ही रहेगा शेषफल। लेकिन शेषफल जब इससे छोटा रहेगा, 5 से छोटा गया 4, फिर 4 से छोटा 3 2 1 0, बस यही तो हो सकता है, ठीक है। इससे ऊपर तो आने का कोई मतलब नहीं है। तो इसने बोला है कि ठीक पहले कौन आएगा, तो हम इसको देखेंगे शेषफल। जब हमारे पास शेषफल के ऑप्शन है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 5 तो दिया है, लेकिन 5 से पहले कौन सा होना चाहिए, तो 4 आएगा ना वो, यस या नो, है ना, क्योंकि डायरेक्ट 3 तो ना बुला सकते हम, तो इसलिए 4 इससे पहले आने वाला जो धन पूर्णांक होगा वो 4। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, पूरा जो ये धन पूर्णांक बनेगा तो वो बनेगा 6a + 4। अब ये आप देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा होगा, तो इसका यही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, अब आपके सामने ये आ चुका है प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला है अपरिमेय संख्या है, आपको बताने की इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, जब उनको सही नॉलेज ना होती, मतलब अधिकतर मतलब पाई 22/7 और अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पता होता, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि अब हम कौन सा ऑप्शन लगाए, हमारी तो समझ में आ ही नहीं रहा यह कि कौन सा लगाए कौन सा नहीं। तो देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 में बताया था पाई का रोल क्या है, पाई का मान 22/7 लगभग मानते हैं, है नहीं फिक्स, है ना। ये जो बताया मैंने फिक्स नहीं है 22/7 मेरे भाई, इसलिए हम इसको लगभग में मान के चलते हैं, क्योंकि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है जो 3.146 ऐसा करके चलती रहती है, इसका मान कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आप यहाँ से याद रखें। और अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, जो मतलब अगर दशमलव के रूप में हो, अशांत दशमलव हो, जो कभी रुकती ना हो और नॉन रिपीट हो, मतलब रिपीट भी ना होती हो, ठीक है। देखिए अब इस प्रश्न नंबर 6 को, इसमें बोला अपरिमेय संख्या, तो 22/7 तो अंश बटे हर के रूप में, तो ये तो एक परिमेय संख्या हुई, ठीक है। इसको ये कौन सी हुई, परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय, ओके। और पाई देखो, पाई अभी मैंने बताया अपरिमेय संख्या, हालांकि ऑप्शन तो आपका यही ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ये ठीक है, ये हो गई अपरिमेय संख्या। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि दशमलव में देखो पहले दशमलव रूप में शांत दशमलव है, तो ये तो खुद ब खुद परिमेय संख्या बनेगी। आप दशमलव काटोगे नीचे 100 आ जाएगा, तो वो अंश बटे हर के रूप में हो जाएगी परिमेय संख्या। और ये आप बोलोगे कि सर ये तो अंडर रूट में आ रही है, आपने बताया था कि अपरिमेय संख्या होती है जो अंडर रूट में हो, मैंने आपको बताया था अंडर रूट में हो और अंडर रूट से बाहर नहीं आती हो, वो होगी आपकी अपरिमेय संख्या। लेकिन आप देखोगे कि 16 को हम 4 के रूप में बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये बन जाएगा 5/4, तो ये तो अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या जो है पाई है। चलिए आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि आज इस लेक्चर में ही हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर रहे होंगे, और आपको जो चैप्टर 2 कराया जाएगा, मतलब अगला चैप्टर जो कराया जाएगा, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कराया जाएगा, उसको हम व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है। पेन पेपर की हेल्प से नहीं करेंगे, आपके सामने आके समझाएंगे, ओके। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। देखिए भाई प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए। ये बोल रहा है कि संख्या 4√3 है। अभी मैंने आपको बताया जो संख्या अंडर रूट में हो और अंडर रूट से बाहर ना आती हो वो तो अपरिमेय संख्या होती है, और मैंने बताया जो अपरिमेय संख्या के साथ कोई जुड़ रहा हो, घट रहा हो, या गुणा में हो या भाग में हो, वो भी अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो इसलिए ऑप्शन मतलब 7 का जो ऑप्शन है वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा स्पीड में, हल्की सी स्पीड इसकी बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में। चलो बता दो, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराने ना, हमें क्या स्पीड घटाना बढ़ाना, आप चलिए सही उससे चलेंगे हम आपको समझाते हुए।
देखिए अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 को, किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a और 3, हाँ a और 3 लिया ना, हाँ ठीक है, a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि वे जो हैं a बराबर 3q प्लस r, ठीक है, जहाँ r संतुष्ट करेगा। अच्छा r को बताना है कि r क्या है। मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी आपकी a बराबर बी क्यू प्लस r। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो आप पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, जिसके उपयोग से हम HCF भी ज्ञात कर लेते हैं और किसी संख्या को तोड़कर देख लेते हैं वो किसके रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर r मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो 0 से तो बड़ा होता है जो उसका शेषफल होता है, और r 0 से बड़ा है उसके बराबर होता है, और ये होता है किससे छोटा, जो b है यहाँ पर b से, ठीक है, यही होता है ना, शायद हाँ यही होता है। तो अब यहाँ पर यही चेक करना पड़ेगा हमको। देखिए जो होता है वो, देखिए यहाँ पर इसकी कंपेयर कर दिए इससे, आप जब इसकी कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से निकलेगा r का मान जो होगा 0 से तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा r, और b कहाँ पर है, q के साथ, और q के साथ पर कौन है 3, तो वो 3 से होगा छोटा। तो यही संतुष्टि करेगा तभी तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप होगा। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट दिख रहा होगा, यही इसका आंसर है। और ज़्यादा डिटेल्स में देखने के लिए आप पिछले लेक्चर्स को देख लो बच्चे, आपको समझ आ जाएगा। और यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी दो संख्याओं का HCF 1 आए तो वो संख्या होती है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे कि हम 3 और 5 ले लें, यू विभाज्य दोनों मिलकर बन गई यू भी अभाज्य और दोनों मिलकर बन गई सहअभाज्य, और इनका आप जब भी HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये होगा B। देखिए भाई प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं वो हम, जिसमें आपको दिया है 98 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी आपको 98 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, यानी अभाज्य संख्या के रूप में कौन कौन से इसके गुणनखंड बनेंगे वो बताने हैं। अभाज्य संख्या होती कौन सी, जैसे कि जो अपने आप से करती हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि इसी प्रकार की। तो इसका कैसे करना है, आपको ऐसे ही करना गुणनखंड विधि से। 98 को आप काटोगे 2 से पहले तो ये 2 से 49 बार कट जाए, फिर ये आपका 7 से कटेगा 7 बार, और ये 7 से 1 बार। तो आप यहाँ से देखोगे 2 गुना 7 गुना 7, और ये देखोगे आप 2 गुना 7 की घात 2। तो ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, 2 गुना 2 की 7 की घात 2। तो सी ऑप्शन इसका इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आपका सी आंसर ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर आज का मतलब थोड़ा बड़ा हो रहा है, इससे आपको परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नहीं होगा, ये लगभग 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास ही रहेगा, और इतने तो क्लास बनती है। यदि मज़ा आ रहा है तो आपको आ रहा होगा, वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं है तो आपको 5 मिनट की वीडियो से भी दिक्कत होगी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। बात करने में समय ज़्यादा जा रहा है, प्रश्न करने में कम, तो इसलिए हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको बोला है एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड है। मैं आपको बता दूं, जब भी हम परिमेय संख्या को शांत दशमलव बनाते हैं, या कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव कब होगी, जब उसका हर 2 या केवल 5 के गुणनखंड के रूप में हो, 2 हो या 5 हो या फिर 2 गुना 5 हो, इनके रूप का होना चाहिए। जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि 2 की घात n के रूप में हो, यानी कुछ भी हो इसकी घात, या फिर 5 की घात m के रूप में हो, यानी m का मान भी कुछ भी हो 1, 2, 3, या फिर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का होता है, तो वो आपका शांत दशमलव हो जाता है। कुल मिलाकर बात का निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि वो 2 या 5 के रूप का होना चाहिए, तभी कोई भी संख्या शांत दशमलव होगी और वो ही परिमेय संख्या होगी। तो अब आप देखो तो कौन सा होना चाहिए, 2 या 5 के रूप का, जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो आपको ये होगी। ये सब चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं हम। इसमें बोला है
अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। आपको देखना है कि अंडर रूट और 2 अंडर रूट 3 के बीच मतलब कौन सी परिमेय संख्या होगी जो इनके बीचों बीच होगी। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अंश बटे हर के रूप में हो, या उनका अगर हम भाग देके देखें मतलब दशमलव के रूप में आ रही है तो वो शांत दशमलव होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगी। यदि यह शांत दशमलव है तो वो रिपीट होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बताना है कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या होगी, वो कौन सी होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि निकालना कैसे। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप अंडर रूट 2 का मान रखो और अंडर रूट 3 का मान रखो, वहाँ से देखो कि इनकी वैल्यू क्या है और इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान, हालांकि इसे आप 7वीं 8वीं क्लास में निकालना सीख गए होगे, जो हम भाग विधि से मैं ऐसा निकालते थे उससे निकल जाता था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है। अंडर रूट 2 की वो होती है लगभग 1.41421, ऐसे ही थोड़ी सी और चलती है। ठीक है, मतलब चलती रहती है ना, रुकती ना है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है ना, तो इनके रुके ना है, तो इसलिए हम इसका मान लगभग जो मान लेते हैं ना वो मान लेते हैं हम 1.3 अंक तक लेते हैं हम दशमलव का मान जब भी लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 1.4। ठीक है, अब अंडर रूट 3 का मान मैं आपको बता दूं वो होता है, हम जो मान के चलते हैं 1.73, मतलब इसका भाग देते हैं 205, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसका भी देखिए आप कितना ले सकते हैं, 1.7 ले लीजिए हमें, क्योंकि बीच के निकालने हम यहाँ से ही आंकड़े निकाल के इससे निकाल लें, तो 1.4 और 1.7 के बीच आनी चाहिए जो हम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इनके बीच में कौन कौन सी पड़ेगी, या तो 1.5 या 1.6 है ना, तो वो मान किस संख्या का आ सकता है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1.7 के आसपास। ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा 1.2 जो कि इससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना 3/2 का मान मतलब 1.5 आध है ना, तो वो होता है 1.5 और यही इनके बीच में आ रहा, तो इसलिए आपका ऑप्शन यही ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 को, लाइट जा चुकी है, अंधेरा हो चुका है, हालांकि आपको फिर भी साफ दिख रहा होगा कि ये जो है आपको इसकी ही फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो फ़ोन की लाइट है, फ़ोन की फ्लैश से आपको वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, अब लाइट आएगी तब और उजाला हो जाएगा। देखिए आपको दिया है 23/2 5/2 का दशमलव प्रसार होगा। मैंने अभी आपको बताई यदि किसी भी संख्या का हर 2n के रूप में हो, यानी n का मान कुछ भी हो, चाहे 1 2 3 4 एनीथिंग मतलब कुछ भी हो, ठीक है, तो वो शांत दशमलव होगा। या फिर वो हो 2 की घात 5 के रूप में, 5 की घात m के रूप में, m का मान भी कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 है ना, कुछ भी, तो वो भी शांत दशमलव होगा। या फिर वो दोनों हो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का, यानी n और m के मान कुछ भी हो, लेकिन वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए, तो वो होती है हमेशा शांत दशमलव। और यहाँ पर आपको दिया है 2 और 5 की घात पे ही दिया, तो ये भी होगी आपकी शांत दशमलव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। आपकी समझ में आ रहा होगा, यदि आपकी समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपकी समझ में आता रहे। चलिए प्रश्न नंबर 14 को हम देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। ओह माय गॉड, इसमें आपको बोल दे परिमेय संख्या बताओ कौन सी होगी परिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया परिमेय संख्या वह परिमेय होती है, वह संख्या होती है जो मतलब पूरी हो और अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक है, या फिर अगर वो खाली 1 2 3 भी है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ओके, और जो अंडर रूट में है, दशमलव में है या अंडर रूट से बाहर ना आ सकती, वो होती है अपरिमेय संख्या। अब आप यहाँ पर देखोगे तो अंडर रूट 5 जो है ये बाहर नहीं आ सकती, ये अपरिमेय संख्या हम पहले भी जानते हैं, तो इसलिए इसको हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखो अंडर रूट 1 का मान होता है 1, ये बाहर आ चुकी है, और मैंने अभी आपको बताया ये परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये नहीं होगी क्योंकि ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 और 9 4 13, अंडर रूट में 13/9, 9 तो बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, लेकिन 13 रह जाएगा, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है, और ये तो निकलेगा ही नहीं, ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 15 को, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी। मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या वह परिमेय होती है जो अगर दशमलव प्रसार के रूप में भी है तो मतलब शांत होनी चाहिए,
अगर अशांत है तो वो कभी रिपीट ना हो, मतलब सॉरी रिपीट होनी चाहिए। लेकिन शांत दशमलव मिलते हैं तो वही परिमेय संख्या होगी। हमको परिमेय संख्या बतानी है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा सही से, और ये देखोगे तो ये अशांत दशमलव है और रिपीट भी नहीं है, और तो इसलिए ये भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे शांत दशमलव है और ये रिपीटिंग में भी है, देखो 7 3 7 3 7 3 रिपीट हो रहे हैं, और वैसे भी शांत दशमलव था इसलिए परिमेय संख्या होगी यही। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम देख लेते हैं, लास्ट हमारे 3 प्रश्न रह रहे हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 को, इस प्रश्नावली में आपको 18 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका हम अब 16वां प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, आपको इस प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म यह होता है अगर हम उनका HCF निकालें तो केवल 1 आना चाहिए मेरे भाई। अगर उनका और कुछ आ रहा है तो वो सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 14 और 35 का HCF निकालेंगे तो वो आएगा 7, क्योंकि 7 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है। ठीक है, और अगर आप इस वाले में देखोगे तो 31 दिए होते हैं 93। ठीक है, आपका इसका आ जाएगा 31 HCF, क्योंकि 31 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी। ऐसे ही यहाँ पर 32 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी। तो ये भी मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या। ठीक, अगर लेकिन यहाँ पर देखोगे आप 18 25 का जब HCF निकालोगे तो केवल एक ही आएगा, और जिनका HCF 1 होता है वही क्या होती है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि हम पिछले प्रश्न भी ऐसा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, जिसमें आपको बोला है 15 18 और 24 का लैस है। इसे तो आप खुद भी कर लोगे बहुत आसानी से, है ना। 15 18 और 24 का लैस कैसे करोगे, इस तरीके से कर लो, गुणनखंड विधि से यूं ही निकल जाए। लैस जो होता है ना, वो होता है ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों संख्या शामिल हो। ठीक है, यानी ये तीनों उसके गुणनखंड होते हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जिसमें ये तीनों शामिल है। तो देखिए आप यहाँ पर 120 को देखिए, 15 इसमें शामिल है, क्योंकि 15 8 कितना होता है 120 होता है। 18 इसमें शामिल है जी नहीं, इसमें 18 शामिल नहीं है या ना, मुझे तो लग रहा कि ना है, इसमें है ना। ठीक है, 24 इसमें शामिल है जी हाँ है, 24 पंजे 120। अब इसमें देख लें हम, 15 इसमें शामिल है जी है, 18 इसमें शामिल है, 18 शामिल नहीं होगा, 24 भी इसमें शामिल है, तो इसलिए 360 को देखो, 15 इसमें शामिल है, 15 दूनी 30 है जी, 18 इसमें शामिल है, 18 दूनी 36 20 बार हो जाएगा जी है, 24 इसमें शामिल है, 24 दाई 240 और 24 पंजे 120 जी है। यानी इनका HCF कौन आ जाए 360। तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसलिए आप ऐसे देख लो, 15 18 और 24 का HCF निकालना है आपको। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 15 तो ऐसे रह जाएगा, ये 2 से 9 बार कट जाएगा, ये 12 बार। फिर हम 2 से भी काट देंगे, 15 ऐसी रहेगा, 9 भी ऐसी रहेगा, और 2 छक्के 12। फिर 2 से काट दो, 15 ऐसी रहेगा, 9 ऐसी रहेगा, और 2 3 6। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और 1 का 1। फिर 5 से काट दो, तो एक बार एक बार एक बार कट। अब आप इनकी गुना कर दो, यही तो आ जाएगा एलसीएम। 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 360। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 को। ठीक है, जिसमें आपको दिया है, लो इसने तो खुद लिख दिया कि दिया है मैं से 99 और 153 का 9 है, और लेस है 199 और 153। सॉरी, ये 199 है होगा, है ना, 199 है। 199 और 153 का जो मैसे है वो 9 है, और लेस है 199 और 153 का भी कितना, अच्छा पूछा है कितना है। ठीक है, लेस हमको बताना। मैंने आपको बताया था अभी पिछले प्रश्नों में और पहले वीडियो लेक्चर्स में भी कि 2 संख्याओं का लेस गुणनफल बराबर होता है लेस गुना मैसे। आप उससे कर देना। दोनों संख्या आपको क्या दी है, 199 और 153। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 199 गुना 153, ये दोनों संख्या गुणनफल होगा, और लेस है गुना मैस है। तो आपको मैस है कितना दिया है 9, और लेस है यानी एलसीएम हमको निकालना है इनका ही। तो अब 9 यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो बटे में जाएगा तो काट देगा इसको। कौन से को काटेगा, ये देख लीजिए, इसको काट देगा, ये काटेगा यानी 9 एकम 9 और 5 इधर गया, ये तो नहीं कटेगा इससे। ठीक है, 9 से, क्योंकि 9 एकम 9 और कितना बचा इसमें से 5, ये नहीं कटेगा। इसको देखें आप, 9 एकम 9, ये भी नहीं कटेगा। इस प्रश्न में मिस्टेक हुई है मुझसे लिखने पे, मैं अभी कंफर्म करके बताता हूँ कि इसमें ये 99 था या 199 था। मुझे जो लग रही है दिक्कत
वो लग रही है 199 की, ये शायद 99 ही होगा। चलिए हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, ये 99 मान के करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 199 नहीं होगा, क्योंकि अब 9 से 99 कट जाएगा, है ना, 11 बार, ठीक है। तो ये 9 से कट का 11 बार, तो यहाँ पर रहेगा आपका 11 गुना 153 बराबर में एलसीएम। और जब आप 11 की गुना करोगे तो 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 पंजे 55 और 3 58, हासिल लगा कितना 5, 11 कम 11 और 5 16, ठीक है, 1683। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसमें यही आंसर आ रहा है। मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, यही है आपका 1683, यानी ये आपका कितना है 99, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये 99 है, ये बाय मिस्टेक 199 लिख गया था, ओके। और अब मतलब हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली जो है विविध है, मैं उसे आपको नहीं करा रहा, क्योंकि विविध में क्या होता है, वो सभी प्रश्न होते हैं जो पिछली एक्सरसाइज में होते हैं, उन्हीं के जैसे उनका आप एक रिवीजन के तौर पे आपको विविध एक्सरसाइज मिलते हैं, तो आप उसे स्वयं करने का प्रयास करें। यदि आपसे फिर भी कोई प्रश्न नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जब भी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, जय हिंद।